हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं एडवोकेट हुसैन महाराष्ट्र से आपका अपने यूट्यूब चैनल बीइंग टू एक्सपर्ट पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस चैनल में आपको वो सारी जानकारी देने वाला हूं जो आपको बाहर आसानी से नहीं मिलती। वही जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। इसके लिए आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना चाहिए और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे आपको इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा कि वसीयतनामा का संपूर्ण मार्गदर्शन A to Z जानकारी जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं इस वीडियो में वो सभी मुद्दों को कवर करने वाला हूं जो कि एक वसीयतनामा बनाने के बारे में है। जैसे कि वसीयतनामा क्यों बनाना चाहिए, किस कागज़ पर लिखना चाहिए, कौन से भाषा में लिखना चाहिए, वसीयत बनाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता क्यों है, उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में, बदलने के बारे में, ऐसे बहुत से टॉपिक को मैं इसके एक वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए, जिससे इस वीडियो में आपको वसीयतनामा के बारे में सारे इश्यू दूर हो जाएंगे। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वसीयतनामा एक दस्तावेज़ है, इसलिए उस पर दस्तावेज़ के नियम भी लागू होते हैं। मैंने पहले ही दस्तावेज़ कैसे बनाते हैं इसके बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है। आप उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। यदि आपने वो वीडियो देखा नहीं तो आप इसके बाद में वो वीडियो ज़रूर देखिए, जो कि दस्तावेज़ों का एक फाउंडेशन है, जिससे आपको दस्तावेज़ के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिर वसीयतनामा क्यों बनाना चाहिए? दोस्तों, वसीयतनामा सुनने के बाद इंसान के मन में थोड़ी सी घबराहट शुरू होती है कि मृत्यु के बाद आगे क्या होगा। ऐसे डरावने ख्याल मनुष्य के दिल में आते होंगे, जैसे अभी क्या वो मौत के रास्ते में खड़े होंगे। लेकिन ऐसे डरावने कोई बात नहीं है। वैसे देखा जाए तो रोज़ाना के भागदौड़ वाली ज़िंदगी में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि मनुष्य अपना रहन सहन और स्टेटस को बड़ा करने के लिए मेहनत करता है। रोज़ के कामों के टेंशन में सब लोग उनके ज़िंदगी में उनके बाद उनके संपत्ति का क्या होगा, वे उनके बारे में क्या सोचकर रखे थे, इस बारे में भी वो थोड़ा सा भी नहीं सोचेंगे। बस इसी कारण से मृत्युपत्र यानी कि वसीयतनामा, जिसे अंग्रेज़ी में विल कहते हैं, उसको लिख कर रखना यह आज के समय की ज़रूरत बन गई है। हर व्यक्ति को उसकी संपत्ति जो कि वो स्वकष्टार्जित है, उस संपत्ति का उसके मौत के बाद सही तरीके से इस्तेमाल किए जाए, यह इच्छा होती है। इसलिए वह अपने इच्छा को एक कागज़ पर लिख कर रखता है। आमतौर पर उम्र के 40 वर्ष के बाद वसीयतनामा बनाकर रखना ठीक रहेगा। तो वसीयतनामा कौन से कागज़ पर बनाया जा सकता है? सरल भाषा में कहूँ तो वसीयतनामा यह एक सादे कागज़ पर, जैसे A4 साइज़ या फिर लीगल साइज़ पेपर पर बनाया जा सकता है। वसीयतनामा के लिए स्टैम्प पेपर की आवश्यकता नहीं है या फिर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। सादे कागज़ पर बनाया हुआ वसीयतनामा निर्माता द्वारा खुद के हस्ताक्षर से यानी खुद के हाथों से लिखा हुआ रहे तो भी वह कानूनन सही है। अब इसके बाद यह मुद्दा आता है कि वसीयत सरल
और आसान भाषा में बनाई जानी चाहिए। यह सही रहेगा कि निर्माता जो वसीयतनामा बना रहा है वह खुद अपने मातृभाषा में बनाए, क्योंकि यह वसीयतनामा खुद के मातृभाषा में बनाते समय वह अधिक सरल और समझने में आसान हो ऐसे लिख सकता है। उसमें कोई भी गलत अर्थ निकलने की संभावना कम होती है। यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात यह है कि वसीयतनामा बनाते समय कन्फ्यूजन पैदा करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद वाद उपस्थित होने की संभावना हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को 2 बेटियां हैं। उनके नाम सीता और गीता है। उस व्यक्ति ने एक वसीयत लिखा और उसमें वर्णन किया कि मेरी संपूर्ण संपत्ति सीता को दी जाए, साथ ही गीता को भी दिया जाए तो भी चलेगा। इस तरह कन्फ्यूजन पैदा करने वाले शब्दों का कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद अगला मुद्दा आता है वसीयत निर्माता के अधिकार। वसीयत निर्माता को उसके स्वअर्जित संपत्ति यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को कैसे निपटान करना चाहिए और साथ ही उसके संपत्ति को किसे कितने मात्रा में दी जाए यह बताने का पूरा अधिकार होता है। इसके बाद संपत्ति का विवरण। वसीयतनामा निर्माता के जितने भी संपत्ति हैं उन सब का संपूर्ण विवरण वसीयतनामा के अंदर उल्लेखित करना चाहिए। संपत्ति के बारे में सभी जानकारी जैसे संपत्ति का क्षेत्र, उसका नंबर, किस गांव में है, तालुका और जिला, साथ ही उनके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्या क्या है, उन सभी बातों का उल्लेख करना चाहिए। साथ ही कौन सी संपत्ति किसे और कैसे जाना चाहिए इसके बारे में पूरी तरह खुलासा होना चाहिए। और साथ ही निर्माता को अपने वारिसों को जो लाभार्थी हैं उन्हें प्रथम पसंद या और द्वितीय पसंदी इस तरह लिखकर पूर्ण नाम और पता और साथ ही निर्माता के साथ उनका रिश्ता क्या है इस बारे में स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। यानी बाद में कोई भी वसीयत को लागू करते समय समस्या नहीं होगी। उसी तरह बैंक बैलेंस निर्माता के मृत्यु के समय जितना बचा हो उतनी रकम एक्सेप्ट करने के बारे में विवरण होना चाहिए। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर सर्टिफिकेट। वसीयतनामा के लिए डॉक्टर सर्टिफिकेट हासिल करना यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वसीयतनामा बनाते समय वसीयत के साथ वसीयत निर्माता को वे मेंटली फिट हैं और यह साबित करने के लिए डॉक्टर सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर के सर्टिफिकेट पर डॉक्टर का नाम, उनके हस्ताक्षर और अस्पताल का सील, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्टिफिकेट लेने की तारीख यह उल्लेखित होना चाहिए। इस तरह के सर्टिफिकेट लगाने से निर्माता मनोरुग्ण था अथवा पागल के या फिर पागलपन के हालत में वसीयतनामा बनाया है ऐसे आरोपी से बचा जा सकता है। इसके बाद अगला मुद्दा है गवाह और हस्ताक्षर। वसीयत निर्माता को वसीयतनामा के नीचे हस्ताक्षर करना ज़रूरी है। साथ ही 2 गवाहों के नाम और पता के साथ उनके हस्ताक्षर होना चाहिए। जो भी गवाह हैं
वे घर के सदस्य नहीं होने चाहिए अथवा लाभार्थी भी नहीं होने चाहिए। इसके बाद अगला सवाल है, यदि वसीयत निर्माता अशिक्षित हो तो क्या करें? वसीयत निर्माता यदि अशिक्षित है तो उनका अंगूठा लेना ज़रूरी है और निर्माता को वसीयतनामा पढ़कर समझाकर सुनाया जाना चाहिए और ऐसे वसीयतनामा में उल्लेखित होना चाहिए कि वसीयतनामा निर्माता को पढ़कर सुनाया गया है। यदि वसीयतनामा करने वाली व्यक्ति अशिक्षित पुरुष है तो वसीयत कागजातों पर वह बायां हाथ का अंगूठा लगवाना चाहिए और यदि वसीयतनामा करने वाली व्यक्ति अशिक्षित स्त्री है तो वसीयतनामा पर उसके दाएं हाथ का अंगूठा लगाना चाहिए। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या वसीयतनामा बदला जा सकता है? दोस्तों, जिस तरह वसीयतनामा बनाया जा सकता है उसी तरह वसीयतनामा बदला भी जा सकता है। वसीयतनामा बदलने का पूरा अधिकार वसीयतनामा निर्माता को है। निर्माता जब चाहे तब वसीयतनामा बदल सकता है या रद्द कर सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वसीयतनामा बदलते समय भी डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है, क्योंकि बाद में अगर किसी को कम लाभ मिलता है तो या लाभ नहीं मिलता है, ऐसा व्यक्ति निर्माता होश में ना रहकर या मनोरुग्ण था, ऐसे आरोप से बचा जा सकता है। हालांकि वसीयतनामा को रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी अगर मूल वसीयतनामा को रजिस्टर किया गया है तो इस बदले हुए वसीयतनामा को भी रजिस्टर करना ठीक रहेगा। इसके बाद अगला महत्व मुद्दा यह है कि एग्जीक्यूटर की नियुक्ति करना, यानी व्यवस्थापक की नियुक्ति करना। वसीयत निर्माता को वसीयतनामा बनाते समय 2 एग्जीक्यूटर की नियुक्ति करना ठीक रहेगा, जिसे व्यवस्थापक भी कहते हैं। वे वसीयत निर्माता से उम्र से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर 2 व्यवस्थापक नियुक्त करने की वजह यह है कि यदि दुर्भाग्यपूर्ण एक व्यवस्थापक की मौत हो जाती है तो दूसरा व्यवस्थापक रहेगा, जिससे आगे कोई परेशानी नहीं रहेगी। स्त्री या पुरुष कोई भी व्यवस्थापक हो सकता है। अभी इस जानकारी के बाद हम वसीयतनामा के फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। वसीयतनामा के फ़ायदे यह हैं कि वसीयतनामा बनाने के बाद निर्माता के हक और अधिकार पर कोई बाधा नहीं होगी। नंबर 2, वसीयतनामा के अनुसार संपत्ति का हस्तांतर किया जाता है और ऐसे हस्तांतर के लिए कहीं भी कर देने की आवश्यकता नहीं। नंबर 3, वसीयतनामा बनाने से परिवार का भविष्य में होने वाले वाद विवाद टाला जा सकता है। नंबर 4, वसीयतनामा से एक प्राइवेट ट्रस्ट भी बनाया जा सकता है और उस तरह निर्माता को अपनी कमाई हुई संपत्ति का नियोजन सही तरीके से कर सकता है। नंबर 5, वसीयतनामा से हस्तांतर होने वाली संपत्ति पर स्टैम्प ड्यूटी लगाने की आवश्यकता नहीं। नंबर 6, यदि वसीयत निर्माता ने वसीयतनामा बनवाकर विवाह करता है तो उसका बनाया हुआ वसीयतनामा रद्द नहीं होता। और नंबर 7, वसीयतनामा निर्माता के मर्जी के मुताबिक कभी भी बदला जा सकता है या रद्द किया जा सकता है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण मुद्दा,
इंडियन सक्सेशन एक्ट सेक्शन 112 क्या कहता है? इंडियन सक्सेशन एक्ट सेक्शन 112 के तहत जिस किसी व्यक्ति को विरासत के अधिकार दिए गए हैं वह वसीयतकर्ता के मृत्यु के समय अस्तित्व में नहीं है तो उसके लिए दिया गया दान खुद ब खुद रद्द हो जाता है। किसी व्यक्ति को जन्म से पहले वसीयतनामा के द्वारा कोई संपत्ति दी जाती है तब ऐसा करने के लिए दूसरे किसी जीवित व्यक्ति को उसके जीवन के कार्यकाल में वह संपत्ति उपलब्ध होनी चाहिए। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अजय नामक व्यक्ति को उसके जीवन काल में उपभोग के लिए वसीयत के मुताबिक संपत्ति मिलती है। अजय के मृत्यु के पश्चात वह संपत्ति उसके बड़े बेटे को और उस बड़े बेटे के मृत्यु के पश्चात उसके बड़े बेटे को संपत्ति देने के बारे में वसीयतकर्ता ने वसीयतनामा के द्वारा लिख कर रखा है। लेकिन जिस वक्त वसीयतकर्ता की मृत्यु हो गई उस वक्त अजय को बेटा नहीं था, तो इस स्थिति में जिस व्यक्ति को संपत्ति दी जानी चाहिए वह व्यक्ति अस्तित्व में ही नहीं है। यानी इसका मतलब जो व्यक्ति अस्तित्व में ही नहीं है उसे संपत्ति देने के बारे में बात की जा रही है। ऐसे मामले में इंडियन सक्सेशन एक्ट सेक्शन 112 के तहत रद्द हो जाता है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या वसीयतनामा को पंजीकरण यानी रजिस्टर किया जा सकता है? वैसे तो वसीयतनामा बनाने के बाद रजिस्टर किया जा सकता है। वैसे तो रजिस्टर किया हुआ है तो ठीक है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने वसीयतनामा बनाकर उसे रजिस्टर करना भूल गया तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कानून के नज़र में रजिस्टर किया हुआ वसीयतनामा और बिना रजिस्टर किया हुआ वसीयतनामा दोनों एक समान है। यदि किसी ने अपना वसीयतनामा रजिस्टर किया हो तो इसका मतलब वह वसीयतनामा श्रेष्ठ हो गया ऐसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी व्यक्ति ने अपना वसीयतनामा बनवाकर रजिस्टर किया है, यह साबित करने के लिए मदद मिलती है। आइए इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना वसीयतनामा रजिस्टर किया और उसके बाद उस व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात लाभार्थियों में कुछ कारण मतभेद होने लगा, तो इस परिस्थिति में वसीयतनामा को रजिस्टर होते हुए न्यायालय द्वारा एग्जीक्यूशन का आदेश प्राप्त करना ही होगा। मान लीजिए वसीयतनामा को रजिस्टर नहीं किया गया है तो भी न्यायालय द्वारा एग्जीक्यूशन का आदेश प्राप्त करना ही होगा। इन सभी बातों से आप सबको अंदाज़ा आया ही होगा कि वसीयतनामा को रजिस्टर करे या ना करे दोनों कानून के नज़रों में एक समान है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या वसीयतनामा को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? वसीयतनामा के निर्माता के मृत्यु के पश्चात उसके वारिस किसी भी वसीयतनामे को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, चाहे वसीयतनामा रजिस्टर किया गया हो या ना किया गया हो। इन सभी तथ्यों से आप सबको यह समझ में आया होगा कि वसीयतनामा को रजिस्टर करने का मतलब उसके श्रेष्ठता पर मुहर लगाने जैसा नहीं है। तो यह बात साबित होती है कि वसीयतनामा को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसके बाद वसीयतनामा के संबंध में
ध्यान में रखने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बातें कौन कौन से हैं यह देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति वसीयतनामा को रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर कार्यालय जाने के लिए असमर्थ है तो वह व्यक्ति रजिस्ट्रार को अपने घर बुलाकर उसके समक्ष वसीयतनामा पर हस्ताक्षर कर सकता है। नंबर 2, वसीयत करने वाला व्यक्ति विचार करने लायक है, वह मनोरुग्ण नहीं है या पागल नहीं है, यह साबित करने के लिए डॉक्टर सर्टिफिकेट प्राप्त करके वसीयतनामा के साथ जोड़ना उचित रहेगा। नंबर 3, वसीयत में 2 व्यवस्थापकों की नियुक्ति करना चाहिए और व्यवस्थापकों को वसीयतकर्ता से उम्र में छोटे होने चाहिए। नंबर 4, छोटे छोटे वाक्यों में वसीयत लिखें। 2 अर्थ निकलने वाले शब्दों का प्रयोग कदापि ना करें तो बेहतर रहेगा, वरना बाद में विवाद उत्पन्न हो सकता है। नंबर 5, वसीयतनामा में पूर्व इतिहास को संक्षेप में दिया जाना चाहिए। संपत्ति का विवरण और साथ ही अनुमानित वस्तु का अनुमानित वजन और संख्या लिखी जानी चाहिए। नंबर 6, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरह एक व्यक्ति स्व अधिग्रहित संपत्ति को वसीयत द्वारा निपटा सकता है, हालांकि उसी तरह एक महिला अपने पिता से मिली हुई संपत्ति का जो प्राप्त करती है उसका निपटान वसीयत द्वारा कर सकती है। वसीयतनामा के लिए एक अपवाद भी है, वह यह है कि जिस तरह एक व्यक्ति अपनी स्वअर्जित संपत्ति को वसीयत द्वारा निपटान कर सकता है, उसी तरह वह अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का और हिंदू ज्वाइंट प्रॉपर्टी में मेंबर्स के शेयर्स को वसीयतनामा द्वारा निपटारा नहीं कर सकता। इस वीडियो में आपको वसीयतनामा के बारे में पूरी जानकारी देने की मैंने पूरी कोशिश की है। यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी वसीयतनामा के बारे में पूरी जानकारी हो। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा के अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।